Hello aspirants, I am Anurag. Welcome to this session. एस्पेरेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स में एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी और एवोल्यूशन ऑफ टाइटल। ठीक है एस्पेरेंट्स ये मेरा यूट्यूब चैनल है स्टडी बाय अनुराग झा, इसको आप सब्सक्राइब करें जिससे आपको हमारे अपडेट के बारे में पता चलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। फंडामेंटल राइट्स बाय अनुराग झा। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आइए एस्पेरेंट्स देखते हैं। आर्टिकल 17 एबॉलिशेस अनटचेबिलिटी एंड फॉरबिड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म। आर्टिकल 17 जो है हमारे संविधान का, वो एबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी को और इसके प्रैक्टिस को। द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डिंग विथ लॉ। एस्पेरेंट्स, अनटचेबिलिटी का प्रैक्टिस करना एक पनिशेबल ऑफेंस है अकॉर्डिंग विथ लॉ। कानून के हिसाब से आप अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। एस्पेरेंट्स, हम एक यहाँ पे इमेज के तहत समझते हैं इसे। ये देखिए, ये चल रहा था एंशिएंट टाइम में कास्टिज्म। ये देखिए, पानी पिलाना किसी भी धर्म में पुण्य का काम माना जाता है। एक हायर कास्ट का व्यक्ति जो होता था, वो लोअर कास्ट के व्यक्ति को अपने बर्तन में, ग्लास में पानी नहीं देता था, वो इन्हें ऐसे पानी पिलाता था, बिल्कुल जानवर की तरह। ये गलत है, हर रिलीजन में गलत है। हर एक रिलीजन में पानी पिलाना धर्म का काम होता है। आप लोग बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएं, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? एस्पेरेंट्स, एंशिएंट टाइम में अनटचेबिलिटी का ये डिफिनीशन था, इसे हमारे पार्लियामेंट ने रिमूव कर दिया। आप बताएं, सही किया पार्लियामेंट ने या गलत किया? इसे हम सेशन के लास्ट में बताएंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। In 1976, the Untouchability Offence Act 1955 has been comprehensively amended and renamed as the Protection of Civil Rights Act 1955 to enlarge the scope and make penal provision more stringent. Aspirants, फर्स्टली इसे इरेज करते हैं फिर समझते हैं। एस्पेरेंट्स ध्यान दें आप, यहाँ कहा जा रहा है 1976 में अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट जो 1955 का था, उसे कॉम्प्रिहेंसिवली अमेंड किया गया, हमारे संविधान में उसे अमेंड किया गया और रीनेम्ड करके उसे प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के नाम से जाना गया 1955 में। और इसके इनलार्ज किया उसके स्कोप को, और उसका जो प्रोविज़न है उसे स्ट्रिंजेंट बनाया। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है पेरेंट्स, बहुत ही कठोर कानून बनाया जो कोई भी अनटचेबिलिटी को आप प्रैक्टिस ना कर सके। ठीक है, आगे देखते हैं। द एक्ट डिफाइंस सिविल राइट्स एज एनी राइट्स अकॉर्डिंग टू ए पर्सन बाय रीजन ऑफ द एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी बाय आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक्ट जो है डिफाइन करता है सिविल राइट को एज एनी राइट। अकॉर्डिंग का मतलब होता है पेरेंट्स टू इंक्रीज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, निर्धारित अवधि के दौरान बढ़ना। ठीक है, तो ये राइट जो है निर्धारित अवधि के दौरान बढ़ते रहेगा पर्सन का। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी बाय आर्टिकल 17, ये जो है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का जो राइट्स है ये निर्धारित अवधि के दौरान बढ़ते रहेगा। आइए आगे देखते हैं। द टर्म अनटचेबिलिटी हैज़ नॉट बीन डिफाइंड आइदर इन द कॉन्स्टिट्यूशन और इन एक्ट। ये जो अनटचेबिलिटी वर्ड है इसे कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया, किसी भी संविधान में इसे डिफाइन नहीं किया गया है। आइए देखते हैं आगे। However, the Mysore High Court held that the subject matter of Article 17 is not untouchability in its literal or grammatical sense, but the practice as it had developed historical in the country. एस्पेरेंट्स, आप लोग बताइए मैसूर कहाँ पड़ता है? मैं आपको बता चुका हूँ पिछले सेशन में। जिन भी बच्चों ने नहीं देखा है वो पिछले सेशन को देखे। मैसूर पड़ता है, वैसे मैं बता रहा हूँ आपको, कर्नाटका में। कर्नाटक, आप ऐसे कर्नाटका भी समझ सकते हैं। तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा ये जो आर्टिकल 17 है अनटचेबिलिटी, ये लिटरली और ग्रामेटिकली सेंस में नहीं होता है।
लेकिन हमारे देश में इसे प्रैक्टिस किया जा रहा है एंशियंट टाइम से ही, हिस्टोरिकली। आइए आगे देखते हैं। इट रेफर टू द सोशल डिसेबिलिटीज इम्पोज्ड ऑन सर्टेन क्लास ऑफ पर्सन बाय रीजन ऑफ देयर बर्थ इन सर्टेन कास्टेज। जैसा कि हम सब जानते हैं, ये सोशल डिसेबिलिटी इम्पोज करता है सर्टेन क्लास ऑफ ए पर्सन पे, उसके बर्थ के आधार पे। हम इसे लेमन में समझते हैं एज पेरेंट्स। एक हाई कास्ट का पीपुल होता है और एक लो कास्ट का पीपुल होता है। ये बाय बर्थ होते हैं और ये इन पे रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। तुम अनटचेबल हो, तुम मुझे छू नहीं सकते हो। काफ़ी गलत बात है ये, ऐसा बात नहीं होना चाहिए हमारे सोसाइटी में। चलिए आगे देखते हैं। हैंस इट डज नॉट कवर सोशल बाइकॉट ऑफ फ्यू इंडिविजुअल और देयर एक्सक्लूजन फ्रॉम रिलीजियस सर्विस ईटीसी। इसमें जो है सो ये वाला कवर नहीं होता है, सोशल बाइकॉट ऑफ फ्यू इंडिविजुअल और देयर एक्सक्लूजन फ्रॉम रिलीजियस सर्विस, ये बस कवर नहीं होगा आर्टिकल 17 में। आइए देखते हैं आगे क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द राइट अंडर आर्टिकल 17 इज available against private individual and it is the constitutional obligation of the state to take necessary action to ensure that this right is not violated. एस्पायरेंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह आर्टिकल 17 जो है ये अवेलेबल है अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ और कॉन्स्टिट्यूशन का ये ऑब्लिगेशन दायित्व है कि स्टेट जो है इंश्योर कराए कि उनका राइट्स वायलेट नहीं होगा, पर्टिकुलर पर्सन का राइट वायलेट नहीं होगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन का दायित्व है, स्टेट इस चीज़ को समझे और इस चीज़ को इंश्योर कराए पब्लिक को कि उनका जो ये राइट्स है आर्टिकल 17 उसका वायलेशन नहीं हो। एस्पायरेंट्स, अब आप बताइए क्या आर्टिकल 17 को रिमूव करना हमारा सही फैसला था या गलत? मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू माय व्यू एस्पायरेंट्स, मेरी तो रूह कांप जाती है। कैसे एक व्यक्ति, मैं जब इसे देखा, कैसे एक व्यक्ति को पानी पिला रहा है? ऐसे तो जानवर को भी नहीं पिलाते थे। और ये एक इमेज है जो काफ़ी बढ़िया बनाया हुआ है और इससे भी बहुत ख़त्म स्थिति थी एस्पायरेंट्स। आर्टिकल 17 को हटा दिया हमारे पार्लियामेंट ने, बहुत बढ़िया काम किया अकॉर्डिंग टू माय व्यू। चलिए आगे देखते हैं, आप अपना व्यू कमेंट सेक्शन में लिखें। एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। आर्टिकल 18 abolish titles and make for provision in that regard. एस्पायरेंट्स ध्यान देंगे आप, आर्टिकल 18 जो है एबॉलिश करता है टाइटल को और 4 प्रोविजन बनाया है इसके रिगार्ड में। आइए देखते हैं क्या क्या प्रोविजन है ये। ए, इट प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम कन्फेरिंग एनी टाइटल एक्सेप्ट ए मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन ऑन एनी बॉडी वेदर ए सिटीजन और ए फॉरेनर। स्टेट प्रोहिबिट करता है किसी भी टाइटल को लेने से, चाहे वो सिटीजन हो या फॉरेनर हो, एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन। मिलिट्री और एकेडमिक जो टाइटल दिया जाता है वही आप सिर्फ ले सकते हैं और कोई सी भी टाइटल को नहीं ले सकते हैं, जैसे महाराज, धीराज, ये सब हम आगे देखेंगे। अब बस अभी इतना समझे। इट प्रोहिबिट ए सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। यहाँ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पे स्टेट का मतलब पर्टिकुलर कंट्री समझे, स्टेट का मतलब आप बिहार झारखंड नहीं समझे। प्रोहिबिट करता है सिटीजन को किसी भी टाइटल को लेने से किसी फॉरेन कंट्री से। ए फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द सेम अंडर द स्टेट कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। एस्पायरेंट्स काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे टर्म बताया जा रहा है, आप ध्यान दें बस। एक फॉरेनर है जो जिसने भारत में एक पर्टिकुलर फैक्ट्री लगाई, एक ऑफिस खोली या ट्रस्ट खोली भारत के अंदर, तो वो नहीं एक्सेप्ट कर सकता किसी फॉरेन स्टेट से अब कोई टाइटल। ऐसा नहीं, मान लीजिए वो ब्रिटेन का पर्सन था तो ब्रिटेन ने उसे एक पर्टिकुलर टाइटल दे दिया, चल भाई तू वहाँ का नवाब है, तो उसे वो नहीं एक्सेप्ट कर सकता है उस टाइटल को विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। बिना प्रेसिडेंट के कंसेंट के नहीं एक्वायर कर सकता है उस टाइटल को, नहीं ले सकता है, नहीं एक्सेप्ट कर सकता है। समझे इस बात को।
आशा करते हैं समझ गए होंगे। फर्स्टली इरेज करते हैं, देन आगे देखते हैं। एस्पेरेंट्स यहाँ कहा जा रहा है कोई भी सिटीजन या फॉरेनर holding any office of profit or trust under the state is to accept any present emolument of or office from or under any foreign state without the consent of the president। यहाँ पे कहा जा रहा है कोई भी सिटीजन या फॉरेनर नहीं होल्ड कर सकता है किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को और ट्रस्ट को अंडर द स्टेट, और नहीं एक्सेप्ट कर सकता और प्रेजेंट ले सकता है फॉरेन स्टेट से। मतलब फॉरेन स्टेट से आप कुछ भी उपलब्धियां प्रेजेंटेशन मतलब ब्राइब नहीं ले सकते आप, पुलिस लेमन वर्ड में ऐसे समझे, विदाउट एनी कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ऐसा नहीं हुआ आपको कुछ उपलब्धियां दे रहे हैं और आप किसी पर्टिकुलर स्टेट को जो है सो हानि पहुंचाने का काम कर रहे हैं। एस्पेरेंट्स एक बात और, इमोलूमेंट का मतलब होता है ए पेमेंट डेट इज मेड स्पेशली इन मनी और एनी अदर फॉर्म फॉर योर सर्विस। एक ऐसा पेमेंट जो आपको दिया जाएगा स्पेशली मनी में और किसी अदर फॉर्म में भी आपको दिया सकता है, लेकिन स्पेशली मनी के फॉर्म में ही दिया जाता है आपके सर्विस के लिए, तो उसे आप नहीं ले सकते हैं किसी अदर फॉरेन स्टेट से। ठीक है, विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, बिना प्रेसिडेंट से पूछे हुए। आशा करते हैं आप काफी लेमन में मैं बता चुका हूं, समझ गए होंगे डी पॉइंट को। फ्रॉम द अबव इट इज क्लियर दैट द हेरिडेटरी टाइटल ऑफ नोबिलिटी लाइक महाराजा, राज बहादुर, राय साहब, दीवान बहादुर etc which were conferred by the colonial state are banned by article 18 as they are against the principle of equal status of all। एस्पेरेंट्स पहले जो ये हेरिडेटरी टाइटल चलता था कौन कौन, महाराजा का, राज बहादुर का, राय बहादुर का, राय साहब का, दीवान साहब का, इसे खत्म कर दिया गया और इक्वल स्टेटस टू ऑल दिया गया, सभी बराबर है। ये जो पहले कॉलोनियल स्टेट में चलते थे उसे बैंड कर दिया गया और अब इक्वल स्टेटस टू ऑल सबको दिया गया। इन 1996, इस 10 को आप इग्नोर करेंगे एस्पेरेंट्स। In 1996, the Supreme Court upheld the constitutional validity of the national award Bharat Ratna, Padma Vibhushan, Padma Bhushan, and Padma Shri. It ruled that these awards do not amount to titles within the meaning of Article 18, that provides only hereditary titles of nobility। एस्पेरेंट्स काफी इंपॉर्टेंट बात है ये, फर्स्टली इसे इरेज करेंगे देन समझेंगे। एस्पेरेंट्स 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जो अवार्ड है, नेशनल अवार्ड है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, ये अवार्ड टाइटल नहीं है। जो भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म श्री है, ये अवार्ड टाइटल नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि आर्टिकल 18 को ये प्रोहिबिट नहीं करती है, और आर्टिकल 18 जो है प्रोहिबिट करता है सिर्फ हेरिडेटरी टाइटल को, जो यहाँ पे दिया जा रहा था महाराज, धीराज, राय बहादुर, राय साहब, दीवान साहब, इसको प्रोहिबिट करता है, लेकिन ये तो नहीं है। पद्म श्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न, ये सब तो इसकी कैटेगरी में आता ही नहीं है, ये अमाउंट ऑफ टाइटल के कैटेगरी में आता ही नहीं है। आइए देखते हैं आगे। Therefore, they are not violative of Article 18, as the theory of equality does not mandate that merit should not be recognized। यहाँ पे कहा जा रहा है पेरेंट्स, ये जो आर्टिकल 18 है ये इसको वायलेट नहीं करती है। हम अभी देखते हुए हैं, कितना बार मैं आपको बता चुका हूँ, ये पद्म विभूषण, पद्म श्री, भारत रत्न, ये सब जो है ये आर्टिकल 18 को वायलेट नहीं करती है। और यहाँ पे एक बात और कहा जा रहा है कि थ्योरी ऑफ इक्वलिटी में ये नहीं कहा गया है कि मेरिट को हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। ये सब तो मेरिट के बेसिस पे ही दिया जाता है ना, भारत रत्न किसी आम पर्सन को तो नहीं दिया जाता है, ये तो पर्टिकुलर व्यक्ति के मेरिट के ऊपर दिया जाता है, तो फिर ये कैसे वायलेट करेगी आर्टिकल 18 को। आगे देखते हैं। हाउएवर इट आल्सो रूल दैट दे शुड नॉट बी यूज्ड एज सफिक्स और प्रीफिक्स टू द नेम ऑफ अवार्डीज।
एस्पायरेंट्स ध्यान देंगे, लेकिन यहाँ पे एक प्रोविजन भी दिया सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा ये जो भारत रत्न है, हाँ एक बार और आप देख लीजिए, पद्म विभूषण है, पद्म श्री है, इसे आप सफिक्स और प्रीफिक्स की तरह नहीं यूज कर सकते हैं। नेम अवार्डी का जो, जैसे मान लीजिए भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, तो आप नहीं ले सकते हैं क्योंकि आप उनके नाम से पहले लगा रहे हैं। तो सफिक्स और प्रीफिक्स की तरह आप उसे यूज नहीं कर सकते हैं। प्रीफिक्स का मतलब होता है जो शब्द के आरंभ में लगाते हैं उसे प्रीफिक्स, और बाद में सफिक्स यूज होता है। ठीक है। अदरवाइज दे शुड फॉरफिट द अवार्ड, अदरवाइज दे शुड फॉरफिट द अवार्ड का मतलब होता है एस्पायरेंट्स, या तो उनके अवार्ड को जब्त कर लिया जाएगा या उन्हें कुछ जुर्माना लगा दिया जाएगा। फॉरफिट का मतलब होता है जब्ती या दंड भराए। These national award were instituted in 1954। ये जो भारत रत्न पद्मश्री पद्म विभूषण है इसे 1954 में लाया गया। जनता पार्टी गवर्नमेंट हेडेड बाय मोरारजी देसाई डिसकंटिन्यू देम इन 1977। मोरारजी देसाई साहब जो है इसे फिर खत्म कर दिए। बट दे वेर अगेन रिवाइव्ड इन 1980 बाय द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। फिर मैडम इंदिरा गांधी ने 1980 में इसे फिर से ला दिया। आप इस बात को ध्यान रखेंगे, 1954 में इसे लाया गया। 1977 में जनता गवर्नमेंट जिसे हेड कर रहे थे मोरारजी देसाई साहब, इसे खत्म कर दिए इन अवार्ड को। फिर 1980 में इंदिरा गांधी मैडम इस अवार्ड को लाई। चलिए आगे देखते हैं। एस्पायरेंट्स आज यहीं तक रखते हैं, 2 मिनट सिर्फ आपका लूंगा। ये सत्यमेव जयते हैं एस्पायरेंट्स, मानसून का सीजन है, आप लोग पेड़ लगाएं। एस्पायरेंट्स एक बहुत बड़ी महामारी हमारे देश में फैल गई है, बीट करना है हमें कोविड-19 को, वॉश करना है फ्रिक्वेंटली, यूज करना है मास्क को, अवॉइड कीजिए आप पब्लिक प्लेस पे जाने से लीजिए विटामिन सी को और मेंटेन कीजिए सोशल डिस्टेंस को। एस्पायरेंट्स और एक बात सत्यमेव जयते इसे लिया गया है मुंडको उपनिषद से, आप ध्यान रखेंगे इस बात को, पूछ लिया जाता है काफी बार एग्जाम में। चलिए मस्त रहे, व्यस्त रहे, जय हिंद।